क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी से सिर्फ 5 मिनट बात करने के बाद आप खुद को पूरी तरह निचोड़ा हुआ महसूस करने लगे हो? भले ही कोई बड़ी बात ना हुई हो, लेकिन आपके अंदर गुस्सा, अपराध बोध और एक अजीब सी उलझन होने लगती है। क्या यह जाना पहचाना लग रहा है? अगर हां, तो मुमकिन है कि आपका पाला किसी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्ति से पड़ा है। आज हम बात करेंगे कि इन शातिर मैनिपुलेटर्स के सिस्टम को कैसे हैक किया जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपके पास एक ऐसा हथियार होगा जिससे आप खुद को बचा पाएंगे। आप 7 ऐसे सटीक और आजमाए हुए वाक्य सीखेंगे जो इन नार्सिसिस्ट लोगों पर वैसा ही असर करते हैं जैसे पिशाच पर लहसुन। लेकिन सावधान रहे, ये शब्द उनकी काल्पनिक दुनिया को इतनी बुरी तरह तहस-नहस कर देते हैं कि वे अपना आपा खो सकते हैं। पर असल में हम यही तो चाहते हैं, है ना? हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन शोषक लोगों को बेचैन करने के लिए? अगर हां, तो आराम से बैठिए, हम शुरू करते हैं। और अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपकी जिंदगी में वो कौन है जो आपकी पूरी एनर्जी सोख लेता है? आपका बॉस, आपका पार्टनर या शायद कोई रिश्तेदार? इससे पहले कि हम उन गुप्त वाक्यों पर जाए, हमें यह समझना होगा कि हम असल में किससे मुकाबला कर रहे हैं। नार्सिसिज्म सिर्फ खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना या सेल्फी खींचना नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में यह एक गहरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जहां इंसान अपने अंदर की बेहद कमजोर सेल्फ एस्टीम को छिपाने के लिए महानता का एक भारी भरकम मुखौटा पहन लेता है। उनकी पूरी जिंदगी एक वन मैन शो की तरह होती है, जहां बाकी सभी लोग सिर्फ उनके नाटक का हिस्सा या नौकर मात्र होते हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए नार्सिसिस्टिक सप्लाई की जरूरत होती है। इसमें आपकी तारीफ, आपका डर, आपके आंसू या आपकी सफाई सब शामिल है। आपकी कोई भी गहरी भावना उन्हें अपनी अहमियत का एहसास कराती है। जब आप उनसे लॉजिक के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी जमीर को जगाते हैं या अपनी भावनाएं समझाते हैं, तो असल में आप उनके अहंकार को और बढ़ावा दे रहे होते हैं। वे आपके दुख और आपकी उलझन से अपनी भूख मिटाते हैं। इसलिए बचने का सबसे बड़ा नियम थोड़ा अजीब लग सकता है। एक नार्सिसिस्ट के साथ खेल जीतने का इकलौता तरीका है कि उस खेल को खेलना ही बंद कर दिया जाए। हमारे ये 7 वाक्य इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये वाक्य मैनिपुलेटर के इमोशनल फ्यूल को काट देते हैं और आपके और उनकी जहरीली बातों के बीच एक कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहली लाइन से, जो सामने वाले पर ठंडे पानी की बाल्टी डालने जैसा काम करती है। वह लाइन है, मैं देख पा रहा हूं कि तुम अभी काफी परेशान और गुस्से में हो, इसलिए हम इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम शांत हो जाओगे। पहली बार सुनने में तो यह बहुत ही सुलझा हुआ और शालीन लगता है ना? लेकिन एक मैनिपुलेटर के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा है। एक मिसाल के तौर पर सोचिए, आपका पार्टनर या आपका बॉस किसी छोटी सी बात पर अचानक चिल्लाने लगता है, आप पर पर्सनल अटैक करता है और एक पूरा ड्रामा खाड़ी डिडिया कर देता है। उस वक्त उसका इकलौता मकसद आपको उकसाना और आपके अंदर भावनाओं का गुब्बार पैदा करना होता है। एक आम धारणा है कि अगर कोई आप पर चिल्लाए, तो जवाब में आपको भी चिल्लाना चाहिए ताकि आप अपनी ताकत दिखा सके। या फिर लोग मामला शांत करने के लिए माफी मांगने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये दोनों ही तरीके आपको कमजोर बनाते हैं। जब आप बिल्कुल शांत और सधी हुई आवाज में यह जादुई लाइन बोलते हैं, तो आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे सहना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। आप उन्हें वह अटेंशन देना बंद कर देते हैं जिसके वे भूखे हैं, और उनके बनाए खेल का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देते हैं। ऐसा करके आप पूरी स्थिति और वक्त की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। चलिए समझते हैं कि इस पहली बात का क्या असर होता है। आप उसके आरोपों पर कोई बहस नहीं करते, बल्कि उसके बर्ताव को गलत बताकर उस खेल से खुद को बाहर कर लेते हैं। इससे उसके दिमाग में एक गहरी उथल-पुथल मच जाती है, क्योंकि उसका बना बनाया स्क्रिप्ट अचानक फेल हो जाता है। जरा सोचिए, आप ये शब्द कहते हैं,
पलटते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि उस वक्त उस नार्सिसिस्ट के अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी उबल रहा होता है। वो आपके पीछे चिल्ला सकता है, दरवाजे पटक सकता है या आपको नफरत भरे ढेरों मैसेज भेज सकता है। लेकिन इस भ्रम को दिमाग से निकाल दे कि विवाद से दूर जाना कमजोरी है। जहरीले लोगों के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से पीछे हट जाना ही ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। आप साबित कर रहे हैं कि आपकी मानसिक शांति उसके ड्रामे से कहीं ज्यादा जरूरी है। यहां सबसे बड़ा नियम यह है, जब तक उसका लहजा पूरी तरह बदल न जाए तब तक वापस न लौटें। आप उसे पावलोव के कुत्ते की तरह ट्रेन कर रहे हैं कि अगर वह तमाशा करेगा तो उसे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, धीरे धीरे यह बात उसके दिमाग में पक्की तरह बैठ जाएगी। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पर, जो सुनने में बहुत ही साधारण लगती है। तुम्हारी अपनी राय है और मेरी अपनी। लेकिन यह छोटी सी बात किसी भी अहंकारी इंसान के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए दुनिया में दो सही राय हो ही नहीं सकती। उसके लिए या तो उसकी बात सही है या फिर आपकी बात पूरी तरह गलत। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आप किसी फिल्म, ऑफिस के काम या बच्चों की परवरिश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और साथ ही आपकी समझ और अक्ल का मजाक भी उड़ाएगा। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अगर वे ठोस तर्क, फैक्ट्स या आंकड़े देंगे तो सामने वाला अपनी गलती मान लेगा। इस बात को तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। ऐसी बहसों में लॉजिक रत्ती भर भी काम नहीं आता। वो इंसान आपसे सच जानने के लिए बहस नहीं कर रहा, बल्कि वो बस आप पर हावी होना चाहता है और खुद को आपसे श्रेष्ठ महसूस कराना चाहता है। जब आप यह कहते हैं कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, तो आप सामने वाले से लड़ने का मैदान ही छीन लेते हैं। आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनका गुस्सा और भी भड़क सकता है। आप बस अपनी और उनकी बात को एक ही स्तर पर ले आते हैं। आपका संदेश साफ होता है, तुम्हारी हकीकत अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मेरी भी अपनी एक सोच है और मैं इन दोनों को आपस में मिलाना नहीं चाहता। इन शब्दों का असर कुछ वैसा ही होता है जैसे कोई कंप्यूटर अचानक हैंग हो गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा केंद्र में रहने और खुद को सबसे बड़ा समझने की आदत हो, उसके लिए आपकी यह शांति और अपनी अलग पहचान का एहसास बर्दाश्त के बाहर होता है। वह अपनी पकड़ खोने लगता है। आमतौर पर इसके बाद वह इंसान आपको फिर से उकसाने की कोशिश करेगा और कहेगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो? मिंदा बिश्वोई या ऐसी स्थिति में आपका काम बस अपने कंधे उचकाना है और शांति से कहना है, मैंने जो कहना था कह दिया। इस तरह आप उन्हें विवाद को आगे बढ़ाने के लिए जरा सी भी ऊर्जा नहीं देते। तीसरी बात, कोई लंबा वाक्य नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा शब्द है। वो शब्द है नहीं। बिना किसी सफाई के, बिना माफी मांगे और बिना किसी बहाने के। ये हमारी आत्मरक्षा के हथियारों में सबसे ताकतवर लेकिन सबसे मुश्किल हथियार है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शनिवार की सुबह आपका कोई टॉक्सिक रिश्तेदार आपको फोन करता है और हुक्म देता है कि आप अपने सारे काम छोड़ डसकर फौरन उसके घर आए, क्योंकि उसे अपना नल ठीक करवाना है या अपने कुत्ते की देखभाल करवानी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप कोई ठोस बहाना ढूंढने लगते हैं। आप कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, या आपने दोस्तों से मिलने का वादा किया है। अक्सर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अगर हम नरमी से मना करने की वजह समझाएंगे तो सामने वाला हमारी स्थिति समझ जाएगा और बुरा नहीं मानेगा। लेकिन किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ आपकी हर सफाई मोल भाव का एक नया जरिया बन जाती है। वो तुरंत आपके कारणों को छोटा साबित करने लगेगा। काम बाद में हो जाएगा, बीमारी एक गोली खा लो, ठीक हो जाओगे। दोस्त क्या वो परिवार से भी ज्यादा जरूरी है?
असल में जब आप सफाई देते हैं तो आप अपनी कमजोरी जाहिर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप बस इतना कह देते हैं, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, और फिर खामोश हो जाते हैं? एक भारी और बेचैन कर देने वाली चुप्पी छा जाती है। यह स्थिति बिल्कुल उस खेल जैसी है जिसमें दो लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं कि पहले कौन पलक झपकाता है। सामने वाला इंसान इंतजार करेगा कि आप अपनी बात आगे बढ़ाए। वो आपके बहानों की तलाश करेगा ताकि उन्हें पकड़ डच कर आप पर पलटवार कर सके। लेकिन आप बस चुप रहते हैं। आपकी यह खामोशी उन्हें बहुत जल्दी आपा खोने पर मजबूर कर देती है। वे गुस्सा करेंगे, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और आप पर स्वार्थी या पत्थर दिल होने का आरोप लगाएंगे। आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है जैसे, मुझे पहले से ही पता था कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया शून्य होनी चाहिए। आप शांति से कह सकते हैं, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। याद रखिए, नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी कोमा या लंबे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। जब आप बिना किसी पछतावे के यह शब्द बोलना सीख जाते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक ऐसी मजबूत डाल बना लेते हैं जिससे टकराकर किसी भी इमोशनल वैम्पायर के मंसूबे पस्त हो जाएंगे। चौथी पावरफुल बात जो आपको दूसरों के इल्जामों से बचाएगी, वो है, मैं तुम्हारी भावनाओं की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद का बचाव करने का यह एक अचूक हथियार है। नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध लोग अपनी मानसिक उथल पुथल का दोष दूसरों पर मढ़ने में माहिर होते हैं। एक मिसाल लीजिए, वो काम के तनाव की वजह से गुस्से में घर आता है, एक बिना धुले कप को लेकर मीन मेख निकालने लगता है और आखिर में कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ा। अगर तुम इतनी लापरवाह नहीं होती तो मैं शांत रहता। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी लगती है? अक्सर यह माना जाता है कि रिश्तों में पार्टनर को शांत करना और कड़वाहट कम करने के लिए खुद गलती मान लेना ही सही है। लेकिन अगर आप किसी मैनिपुलेटर के साथ ऐसा करते हैं, तो आप उनकी भावनाओं के लिए एक इमोशनल डस्टबिन बनकर रह जाएंगे। आप उनकी जिंदगी की हर नाकामी और उनके हर बुरे मूड के लिए बस एक बलि का बकरा बनकर रह जाएंगे। इस चौथी बात के जरिए आप जिम्मेदारी को उसके असली मालिक को वापस कर देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, तुम एक समझदार इंसान हो और इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, ये तुम्हारा अपना फैसला है। जरा कल्पना कीजिए कि जैसे कूड़े का वो अदृश्य थैला जिसे कोई जबरदस्ती आपके हाथों में थमाना चाहता है, आप उसे बड़ी शांति से वापस जमीन पर रख देते हैं। किसी अहंकारी इंसान को उकसाने का यह सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ऐसा करके आप उसे उसकी अपनी ही शर्म और गुस्से का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। और यही वो चीज है जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा है। वो चाहता है कि विलेन आप बने और वो खुद को हालातों का मारा हुआ बेचारा दिखा सके। लेकिन जब आप उसके नाटक में खलनायक की भूमिका निभाने से मना कर देते हैं, तो उसके दिमाग का मानो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हो सकता है कि वो आप पर पत्थर दिल या बेरुखी दिखाने का आरोप लगाए, तो लगने दीजिए। उसकी नजरों में बेरुखा कहलाना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपनी ही हकीकत में पूरी तरह टूट कर बिखर जाए। आपकी मानसिक शांति हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पांचवीं बात, गैसलाइटिंग के खिलाफ आपकी सबसे मजबूत ढाल है। इसे पूरी दृढ़ता के साथ कहे, मुझे यह घटना बिल्कुल अलग तरह से याद है और मुझे अपनी याददाश्त पर पूरा भरोसा है। गैसलाइटिंग मानसिक शोषण का सबसे घटिया और खतरनाक रूप है, जहां आपको अपनी ही समझ और याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। एक आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको अच्छी तरह याद है कि आपके पार्टनर ने बच्चे को स्कूल से लेने का वादा किया था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते और आप उनसे सवाल करते हैं, तो वो सीधे आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम फिर से बातें बना रही हो, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं।
वे अक्सर सबूत जुटाने, पुराने मैसेज ढूंढने या गवाह तलाशने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले का झूठ पकड़ सके। लेकिन ये जान लीजिए कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो यही कहेंगे कि आपने उनकी बात का गलत मतलब निकाला है। उन्हें कुछ भी साबित करना वक्त की बर्बादी है। इस पांचवें वाक्य को बोलकर आप अपनी हकीकत को बदलने की हर कोशिश पर लगाम लगा देते हैं। इसे एक मिसाल से समझिए, जैसे आपने उस शीशे पर एक गहरा निशान लगा दिया हो जिससे आप दुनिया को देखते हैं। आप साफ कहते हैं, हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या देखा और क्या सुना है। नार्सिसिस्ट लोगों को यह बात अंदर तक चिढ़ा देती है। याद रखिए, गैसलाइटिंग तभी तक काम करती है जब तक सामने वाला खुद पर शक करने लगे या डर जाए। जैसे ही आप अपनी समझ पर अटल भरोसा दिखाते हैं, हेर फेर करने वाले का यह हथियार पूरी तरह बेअसर हो जाता है। वह अपने कंट्रोल का सबसे बड़ा जरिया खो देता है। वह गुस्सा होगा, शायद आपको पागल या सनकी भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ आ जाएगा कि अब उसकी चालाकी आप पर नहीं चलने वाली। आपने अपनी मानसिक शांति और समझ को बचा लिया है, और ऐसे लोगों से निपटने में यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अपनी दुनिया को देखने के नजरिए की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत दीजिए। छठी बात एक पावरफुल सर्चलाइट की तरह काम करती है, जो छिपे हुए अंधेरे कोनों को रोशन कर देती है। वो सवाल है, तुम असल में अभी क्या हासिल करना चाह रहे हो? यह सवाल पैसिव एग्रेसिव लोगों से निपटने का सबसे असरदार तरीका है। मान लीजिए आप दोस्तों के बीच बैठे हैं और कोई टॉक्सिक दोस्त आप पर एक ऐसा तंज कसता है जो दिखने में तो तारीफ लगे, पर असल में एक कड़ीडी डिछवा मजाक हो। सुनने में शायद ये बड्डी बात ना लगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर बुरा महसूस होता है। अक्सर लोग ये सलाह देते हैं कि ऐसी बातों पर या तो हंस देना चाहिए या उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ताकि आप ज्यादा सेंसिटिव न लगे। लेकिन याद रखिए, आपकी खामोशी सामने वाले के लिए एक हरी झंडी है। वो बस आपकी सीमाओं को परख रहा है और उसे लग रहा है कि वो सबके सामने आपकी बेइज्जती करके आसानी से बच सकता है। अगर आपने एक बार इसे चुपचाप सह लिया, तो उसके मजाक वक्त के साथ और भी ज्यादा कड़ीडी डीछवे और अपमानजनक होते जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल शांत लहजे में बस एक सवाल पूछें, तुम इन बातों से आखिर क्या हासिल करना चाहते हो, तो खेल वहीं पलट जाएगा। यह तकनीक वैसी ही है जैसे भरी भीड़ में किसी जेब कतरे का हाथ पकड़ लेना। आप उसके छिपे हुए इरादों को सबके सामने बेनकाब कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी पोल खुलने से बहुत डर लगता है, क्योंकि वे हमेशा छिपकर वार करने के आदी होते हैं। इस सीधे सवाल से वे अक्सर सकपका जाते हैं, हकलाने लगते हैं और कुछ ऐसा बद्दबद्धाते हैं जैसे, अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? और यही आप अपना आखिरी वार करते हैं, ये कहकर, यह मजाक अच्छा नहीं था और मुझे यह पसंद नहीं आया। बस, खेल खत्म। शह और मात। न आपने कोई सफाई दी, न ही आप आपे से बाहर हुए। आपने बस उसे अपनी हरकत पर सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया। जिसका अहंकार इतना नाजुक हो, उसके लिए सफाई देने की नौबत आना किसी बद्धे अपमान से कम नहीं है। अब वह दोबारा आपके साथ ऐसी चाल चलने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। सातवीं और आखिरी बात आपका एग्जिट प्लान है, जो बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। मैं तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। यह आपकी सबसे सख्त और अडिग सीमा है। इस वाक्य का इस्तेमाल तब करें जब बातचीत शालीनता की सारी हदें पार कर जाए। अगर कोई आपके साथ गाली ग्लौज, अपमान या धमकियों पर उतर आए, तो वहां कोई भी कूटनीति काम नहीं आती। एक बहुत ही खतरनाक भ्रम यह है कि आपको सामने वाले को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी तकलीफ समझनी चाहिए या उसके चुप होने का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उनकी बदतमीजी चुपचाप सुनकर आप अपने आत्मसम्मान को खुद खत्म कर रहे हैं और उन्हें यह मौन सहमति दे रहे हैं कि वे भविष्य में भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करें। इसे बिना किसी पछतावे के तुरंत वहीं रोक दें। यह बात कहने के तुरंत बाद आपको उस पर अमल करना होगा। मिसाल के तौर पर, उनकी बात के बीच में ही फोन काट दें
या फिर मेज से उठे, अपना बैग उठाए और वहां से चले जाए, या सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे। ऐसा करने पर एक नार्सिसिस्ट गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका महान भाषण बीच में रोकने की? आपने नियम तय करने की जुर्रत कैसे की? इस मोड़ पर वह आपको फिर से लुभाने के लिए लव बॉम्बिंग का सहारा ले सकता है। वह पल भर में अपना गुस्सा थूक देगा, आपसे माफी मांगेगा और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको दोबारा अपने काबू में कर सके। उसकी इन बातों में बिल्कुल मत आइएगा। आपकी खींची हुई मर्यादा की लकीर कभी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपने कह दिया है कि आप इस लहजे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि बातचीत वहीं खत्म, जब तक कि वह बुनियादी सम्मान देना न सीख जाए, और मुमकिन है कि वह कभी न सीखे। आपको इस हकीकत के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बहुत अहम है, और वो है आपका व्यवहार, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। मनोवैज्ञानिक इसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। कल्पना कीजिए सड़क के किनारे पड़े एक साधारण से मटमैले पत्थर की। वह बिल्कुल उबाऊ है, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे देखकर मन में कोई हलचल नहीं होती। किसी भी विवाद के दौरान आपको उस मैनिपुलेटर के लिए ठीक वैसा ही बनना होगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ सही शब्द बोलने से काम बन जाएगा, जबकि आप अंदर से कांप रहे हो या आपकी आंखों में आंसू हो। जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना जानते हैं, वे आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाओं को भांपते हैं। अगर आप ना कह रहे हैं, लेकिन आपका शरीर झुका हुआ है और चेहरे पर डर है, तो वह समझ जाएगा कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, और फिर वह आप पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा देगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन शरीर को सीधा रखें। अपनी आवाज को एकदम सपाट, एक ही सुर में और थोड़ा उबाऊ रखें। बस ये सोचें कि आप किसी फ्रिज के साथ मिलने वाली इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ रहे हैं। आपको ये 7 वाक्य इसी अंदाज में बोलने हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए उस बैंक क्लर्क के चेहरे की कल्पना करें, जो आपकी बातें सुनकर बुरी तरह बोर हो रहा है, खासकर तब जब आप उसे यह समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको अपना लोन चुकाने की जरूरत नहीं है। न तो ठंडी सांसें भरे, न आंखें मटकाए, और न ही सीने पर हाथ बांधकर खड़े हो, क्योंकि ये बातें आपके तनाव को जाहिर कर देती है। सामने वाले से नजरें जरूर मिलाएं, पर उनमें कोई गुस्सा या चुनौती नहीं होनी चाहिए। बस उसकी नाक के ठीक ऊपर दोनों भौहों के बीच के हिस्से को देखें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, जबकि हकीकत में आप उसकी भारी नजरों के मानसिक दबाव से सुरक्षित रहेंगे। जब किसी नार्सिसिस्ट को अपने सामने एक नीरस और बेजान दीवार नजर आती है, तो वह अपना इंटरेस्ट खो देता है। उसे वहां अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं मिलता। आप उसके लिए एक ऐसे बेस्वाद और उबाऊ इंसान बन जाते हैं जिसमें उसका कोई फायदा नहीं होता। अब हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। क्या होता है जब आप इन बातों को अपनी आदत बना लेते हैं? आपको एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जिसे नार्सिसिस्टिक रेज, यानी एक अहंकारी व्यक्ति का बेकाबू गुस्सा कहा जाता है। जब आप किसी मैनिपुलेटर का कंट्रोल छीन लेते हैं और उसे अपनी भावनाओं से खेलना बंद कर देते हैं, तो वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। शुरुआती दिनों या हफ्तों में उनका बर्ताव पहले से 100 गुना ज्यादा खराब हो सकता है। इसे आप उस बच्चे की तरह समझ सकते हैं जिसे दुकान में टॉफी नहीं मिली। पहले तो वह सिर्फ थोड़ा रोता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मां उसकी बात नहीं मान रही, तो वह जमीन पर लेटकर पूरे मॉल के सामने हंगामा शुरू कर देता है। मैनिपुलेटर भी ठीक यही करता है, बस उसका तरीका बड़ों वाला और कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वह आपके बारे में झूठी बातें फैलाएगा, आपके करीबियों को आपके खिलाफ भड़काएगा और आपकी सबसे दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश करेगा। यह सोचना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अपनी सीमाएं तय करते ही रिश्तों में तुरंत शांति आ जाएगी। अपनी सीमाएं तय करना पुराने ढर्रे के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है। यह समय उस तूफान की तरह है
जो साफ मौसम से ठीक पहले आता है। इस घड़ी में आपकी सबसे बड़ी चुनौती है डगमगाना नहीं और न ही एक कदम पीछे हटना। अगर आप कमजोर पड़ डे और फिर से भावनाओं में बहकर बहस करने लगे, तो आप उसे यह दिखा देंगे कि आपकी नई रणनीति सिर्फ एक दिखावा थी और उसका नाटक काम कर गया। आपको अपनी बात पर अडिग रहना होगा और ग्रे रॉक मेथड यानी पत्थर जैसा बेअसर व्यवहार जारी रखना होगा। देर सबेर जब उस व्यक्ति को समझ आएगा कि यहां अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वह किसी नए और आसान शिकार की तलाश में निकल जाएगा। सुनने में यह कड़वा लग सकता है, लेकिन उनके विकार की प्रकृति ही ऐसी है। आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है जहां आपकी अपनी गरिमा और सीमाएं शुरू होती हैं। आप कोई मसीहा नहीं हैं जिसे अपनी मानसिक शांति की कीमत पर दूसरों के पुराने जख्मों को भरना पड़े। सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही जरूरी बात, ये सारी तकनीकें और तरीके मानसिक दबाव, चालाकी या जुबानी बदतमीजी जैसी स्थितियों में तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो शारीरिक हिंसा पर उतारू हो सकता है, तो उसे उकसाना या अचानक अपनी सीमाएं तय करना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर बहस के दौरान आपको लगे कि आप पर हमला हो सकता है या कोई आपका रास्ता रोक रहा है, तो इन डायलॉग्स और फॉर्मूलों को भूल जाइए। ऐसे में सबसे सही तरीका यही है कि आप हमलावर की हर बात से सहमत हो जाए, ताकि उसका ध्यान थोड़ा भटके और जैसे ही पहला सुरक्षित मौका मिले, तुरंत वहां से बाहर निकल जाए। यह सोचना एक जानलेवा भ्रम है कि बातों से किसी के उठते हुए हाथ को रोका जा सकता है। इस गलतफहमी ने कई जानें ली है। हमेशा खतरे को गंभीरता से समझे और अपनी सुरक्षा का सही अंदाजा लगाए। आज की चर्चा का सार बस इतना है। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता हमेशा एक तरफा खेल जैसा होता है, जहां नियम बार बार सिर्फ इसलिए बदले जाते हैं ताकि आपकी हार तय हो। इस खेल को जीतने का इकलौता तरीका यही है कि आप अपना दांव वापस ले और उस मैदान से बाहर निकल जाए। आज हमने जिन 7 वाक्यों पर बात की है, वे आपके सुरक्षित बचाव के रास्ते हैं। याद रखिए, ये शब्द सामने वाले इंसान को नहीं बदलेंगे। वे न तो उसे अपनी गलती का एहसास कराएंगे और न ही उसे कोई पछतावा होगा। आपकी असली जीत उसकी माफी में नहीं, बल्कि आपकी उस आंतरिक शांति में है जो आप उसकी अगली किसी भी हरकत के दौरान महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप इस पूरे तमाशे को बिना भावुक हुए एक दर्शक की तरह दूर से देखना सीख जाएंगे। आप खुद पर शक करना और सफाई देना बंद कर देंगे और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करेंगे जो इस जहरीले असर से पूरी तरह आजाद होगी। यह सफर कठिन जरूर है, लेकिन इसका हर एक कदम आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो अब आप पूरी तरह तैयार हैं। हमने उन 7 दमदार बातों के बारे में जाना जो किसी भी टॉक्सिक इंसान के खेल को बिगाड़ सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? असली जादू तब नहीं होता जब आप ये शब्द बोलते हैं और सामने वाले का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं। असली जादू तो उस पल होता है जब आपको यह एहसास होता है कि अब आपको उस इंसान को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा बदलाव वो दिन होगा जब आप समझ जाएंगे कि किसी भी मैनिपुलेटर के लिए सबसे अच्छा जवाब है खामोशी। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना और अपनी जिंदगी की हकीकत से बाहर कर देना ही आपकी जीत है। लेकिन जब तक आप पूरी तरह उस आजादी को हासिल नहीं कर लेते, तब तक इन वाक्यों को अपनी डाल की तरह इस्तेमाल करें। अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी खुशियों की रक्षा करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका यही सपोर्ट हमें ऐसा और भी बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। और चलते चलते कमेंट्स में मुझे एक बात जरूर बताएं। अगली बार जब कोई आपकी मर्यादा पार करने की कोशिश करेगा, तो आप इन 7 में से कौन सी बात का इस्तेमाल करना चाहेंगे? अपने विचार शेयर करें। आइए इस पर चर्चा करते हैं।